फरिश्ता मर्डर केस हुआ था, रेप एंड मर्डर केस। उसका बाप गया था थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, पुलिस वालों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। फिर वो दोबारा गया तो पुलिस वालों ने उसके बेटे थाने के काम करवाए, सफाई करवा ली। फरिश्ता मर्डर केस में पुलिस ने एक बंदे को पकड़ा था। उस बंदे ने जो है ना, ट्रायल से जेल जाते हुए एक लेटर बाहर फेंका था। वो लेटर इत्तेफाक से मिल गया था मुझे। उसमें उसने लिखा था कि मैं इस केस में इन्वॉल्व हूँ, मुझे गलत फंसाया गया। मेरे पास एक एनॉनिमस लेटर आया। एक यूके नेशनल था, यूनिफॉर्म पर्सनल था उनका, इस्लामाबाद उसने लैंड किया 1989 में। चकवाल जा रहा था, उसने टैक्सी हायर की। जब भी चकवाल जाने लगे ना, तो रास्ते में जो है ना, समहाउ टैक्सी ड्राइवर का मर्डर हो गया। अलवी साहब भी एलीट फोर्स हेड थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही थी जिसकी वजह से बहुत से लोग खतरे में आ गए थे। मिलिटेंट जो है ना, वो बड़ा वेपन इस्तेमाल किया करते थे, SMGs वगैरह और ये वो। इनके मर्डर में जो ना पिस्टल वगैरह यूज हुई थी। इस केस के मुल्जिमान पकड़े गए थे और बड़ा इंटरेस्टिंग केस था मुल्जिमान पकड़े जाने का। बालाकोट में तंदूर पे हमला हुआ था, वहाँ पे 2 बंदे मरे। कभी कंफर्मेशन नहीं आई ऑफिशियली। नसीरुद्दीन हक्कानी मारा गया। इसी दौरान ना मुझे एक बंदे ने बुलाया, एक अफसर ने। उन्होंने मुझे एक चीज निकाल के दी, ये लो, एक रिपोर्ट थी नसीरुद्दीन हक्कानी की बालाकोट में एक डेथ हुई। मैंने कहा सर ये आप क्या दे रहे हो, मुझे पता है। ये क्या दे दिया, ये नहीं यार, ये खुदा का वास्ता, ये मतलब। इस्लामाबाद में ना ऑनर किलिंग्स बहुत होती थी। बच्ची थी, मेरे टीनेजर ही थी, किसी लड़के से दोस्ती वगैरह हो गई, उनके फिजिकल रिलेशन हो गए, तो प्रेग्नेंट हो गई थी बच्ची। को खबर चली कि ना सुसाइड कर ली उसे रख के ना, तो वो उस पर कुछ इश्यूज थे कि ना भी ये सुसाइड नहीं है। मेरे मामू जर्नलिस्ट थे। वालिद साहब की मेरी डेथ हो गई थी 2002 में। तो मैं उस वक्त एक मार्केटिंग की जॉब किया करता था। ऐसी गपशप के दौरान उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, तो मैंने बातें की उनसे। तो जब उन्होंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुना तो उन्होंने कहा कि तुम जर्नलिस्ट क्यों नहीं बन जाते, क्राइम रिपोर्टर क्यों नहीं बन जाते। तो मैंने कहा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बस वो चले गए थे, इस्लामाबाद वापस आ गए थे। हम लोग कराची में रहा करते थे सब। मेरे ख्याल से 1-8 महीने के बाद उन्होंने कॉल की कि मेरे पास एक रिपोर्टिंग की जगह खाली है, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी पहले और प्रूव करना पड़ेगा कि तुम जॉब कर सकते हो कि नहीं कर सकते। मेरे वालिद साहब का जिस दिन 40वां था, उससे मेरे ख्याल से 40वें के अगले रोज़ मैं इस्लामाबाद आ गया था निकल के। और फिर ट्रेनिंग की थी 6 महीने की, इंटर्नशिप की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू किया। लेकिन फॉर टाइम बिंग जब चीज़ें करते रहे तो फिर थ्रेट बहुत ज़्यादा आई। अभी रिसेंटली पुलिस वालों ने मुझे डराने के लिए सिर्फ मेरी बेटी की स्कूल वैन को रोक लिया। उस स्कूल वैन को रोक के उन्होंने, पुलिस वालों ने ये किया कि स्कूल की वैन में जितने बच्चे थे ना, उनको दूसरी वैन में बुलवा के घर भेज दिया और मेरी बेटी को अकेले वैन में बिठा के रखा कि अपने बाप को बुलाओ तो छोड़ूंगी। हमें ये सिखाया गया है कि जब आप जर्नलिस्ट हो ना, तो आप इंसान नहीं हो। जब इंसान हो गए ना, आपकी फीलिंग्स आ जाती हैं। लेकिन है तो इंसान, आती है फीलिंग्स। बहुत सी स्टोरी करते हुए ना, आप यकीन करो कि मतलब मैं ये कहता हूँ कि स्टोरी दिल से इसलिए की है कि यार वो उसमें ना दिल पसीज जाता है, तकलीफ होती है अंदर से, यार ये क्या हुआ है। ये आई थिंक 2006 या 7 की बात है। लाल मस्जिद पहले की बात है ये। एक आइस वेंडर ने खुदकुशी की थी, अपने आप को आई थिंक गोली मारी थी, मुझे याद नहीं रहा। अपारा चौक का वाक़या है। एक दोस्त थे हमारे सोर्स, उसके पास एक सुसाइड नोट था उसके पास। उसने मुझे सुसाइड नोट दिया और उसने मुझे कहा था, मनवर ये सुसाइड नोट जिस पुलिस वाले ने पढ़ा ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। और मैंने ही पढ़ा, बाकी में वो बहुत ही बेचारा। उस वक्त ना महंगाई अभी बहुत है, उस वक्त भी महंगाई बहुत ज़्यादा थी। उस आइस वेंडर ने भी खर्च वगैरह ले रखे थे, आइसक्रीम लगाता था, बिजली वगैरह का क्राइसिस हो गया था, काफ़ी चीज़ें हो गई थी। तो वो बहुत ही जो है प्रॉब्लम में आ गया था, बहुत उसका खर्च वगैरह चला गया था। तो उसने अपना गोली मार के खुदकुशी कर ली थी और कहा था कि ये आइसक्रीम की मशीन फलां को दे देना, ये मेरी मोबाइल से मैं फलां को दे देना। और फिर मुझे किसी कराची से बिजनेसमैन ने लेटर लिखा था कि आपकी हमने स्टोरी पढ़ी है और बहुत ही इस तरह की थी, आप मुझे उस आइसक्रीम वेंडर की फैमिली का अगर नंबर दे सकें तो आप मुझे, हम उनका फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं।
फरिश्ता मर्डर केस हुआ था, एक रेप एंड मर्डर केस। किसी ने उसको जो है ना अगवा करके रेप करके साथ ही इलाके में फेंक दिया था। उसका बाप गया था थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, पुलिस वालों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। फिर वो दोबारा गया तो पुलिस वालों ने उससे उसके बेटे थाने के काम करवाए, सफाई करवा ली, फर्नीचर, हद होती है ये। फिर बच्ची की डेड बॉडी मिली तो उसके बाद जो है वो FIR वगैरह हुई थी। उसके ऊपर काफ़ी शोर मचा था इस्लामाबाद में, बहुत ज़्यादा शोर मचा था। उसके ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी ऑर्डर हो गई थी। सॉरी टू से, आज तक मुझे 22 साल हो गए जर्नलिज्म में, जितनी भी इंक्वायरी, जुडिशल इंक्वायरी हुई हैं, जब भी पनिशमेंट मिली है, सज़ाएँ मिली हैं, वो सिर्फ रैंकर्स को मिली हैं, एक्स रैंकर को मिली है। PSP आज तक नहीं फंसा। फरिश्ता मर्डर केस में उस जो जुडिशल इंक्वायरी हुई थी उसमें DSP, SHO और IO वगैरह सस्पेंड, डिसमिस भी हो गए थे, ऑल्दो बाद में वो बहाल हो गए थे। उस इंक्वायरी में उस वक्त के IGP को, DIG को, AIG ऑपरेशंस को एक्यूज़ किया गया था कि इन लोगों ने मैनिपुलेट किया है केस को, इन्होंने बैक डेट ऑर्डर्स निकालने अपनी स्किन बचाने के लिए। इस किस्म के ऑर्डर्स निकालने की कार्रवाई क्यों नहीं हुई कि ना आपके आप ये साबित करने के लिए कि हमें ही पता था और हमने इसके ऊपर ऑर्डर पहले से कर दिए थे। ये जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए नहीं कहा गया, कोई सज़ा के लिए नहीं कहा। इवन जो है उस वक्त पुलिस की हरकतें ऐसी थी कि उसके बाप ने नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए तो उस वक्त के IGP और पुलिस ने उसको वहाँ से अगवा करवाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी। और फिर उसके बाद कोई IG पुलिस हेडक्वार्टर्स में कोई IG का खिताब था उस वक्त के, उसने बाकायदा उससे ज़बरदस्ती पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौर में जो थे थानों के अंदर कैमरेज लगे हुए थे, CCTV कैमरेज जो CPU पे लिंक थे और सेफ सिटी पे लिंक थे। तो मैंने इस पर एक स्टोरी की थी कि वो जो बाप थाने में आया है कंप्लेन लेके, उसकी FIR नहीं हुई है और जो थाने में उसके साथ जो उन्होंने कहा कि सफाई करो, वरी करो, तो वो तो कैमरे में आ गया है। तो CPU IGP ऑफिस को भी कहते हैं, CPU में जो कैमरे लगे हुए तो वो लोग क्या करें कि उन्होंने ये चीज़ को देखा नहीं है। अच्छा, मैंने ये स्टोरी की ना, मतलब ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं पुलिस वाले के, लिखने से पहले सोचने लिख के आ रहे हैं। इन्होंने तरदीद भेजी मेरी इस स्टोरी के ऊपर, और तरदीद क्या भेजी कि जो थाने में कैमरे लगे वो सही काम कर रहे हैं। तो मैंने भी अपनी स्टोरी में यही लिखा था, भाई उस काम करें तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की उसके ऊपर। फरिश्ता मर्डर केस में पुलिस ने एक बंदे को पकड़ा था, और वो जो बंदा पकड़ा गया था ना, वो माजी में इस किस्म की चीज़ें कर चुका था, और लेकिन उसको कन्विक्शन इसलिए नहीं हुई थी कि उसको माफ़ी मिल गई थी विक्टिम की तरफ से। हालांकि ये इस केस में माफ़ी मिलती नहीं नॉर्मली, क्योंकि केस ये है क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। ये वो बंदा सही पकड़ा था या गलत पकड़ा था, उस बंदे ने जो है ना, जब उसको पकड़ा गया, ट्रायल वगैरह चल रहा था, तो उसने ट्रायल से जेल जाते हुए एक लेटर बाहर फेंका था। वो लेटर जो है इत्तेफाक से मिल गया था मुझे। उसमें उसने लिखा था कि मैं इस केस में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे गलत फंसाया गया। उस पर प्रेशर बहुत था उस केस में, उनको कोई बकरा चाहिए था इस केस में। ये केस मेरे पास ऐसे आया, मेरे पास एक एनॉनिमस लेटर आया, और उसमें जो है ना हाउस की जो एड्रेस लिखा था, हाउस सेक्टर E7, और कुछ भी नहीं था उसके अंदर। मैंने लेटर देखा ना, मैंने नीचे देखा, नीचे सेंटर का कोई एड्रेस नहीं था, मैंने साइड पे कर दिया। 2-3 रोज लगेंगे, 2-3 रोज ज़्यादा है। मैंने कहा पढ़ूँ तो है क्या उसके अंदर। मैंने पढ़ा तो मुझे केस इंटरेस्टिंग लगा। जब मैं उसको डिग करता गया तो मुझे ये पता चला कि एक UK नेशनल था, आई थिंक 18-17 साल का लड़का था, यूनिफॉर्म पर्सनल था उनका। वो यहाँ पे इस्लामाबाद उसने लैंड किया 1989 में। चकवाल जा रहा था, उसे टैक्सी हायर की। उस वक्त ना बड़ा वीरान इलाका हुआ करता था 89 में ना, तो टैक्सी वाले ने अपने साथ एक बंदा रख लिया करते थे हिफाजत के लिए। जब भी चकवाल जाने लगे ना, तो रास्ते में जो है ना समहाउ टैक्सी ड्राइवर का मर्डर हो गया। रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ था कि टैक्सी वाले ने, उसने दूसरा जो उसका साथी, उसने उसको मोलेस्ट करने की कोशिश की, तो उसने हाथापाई और फायर होकर मर गया। टैक्सी वाले के बाप की तरफ से बाद में FIR हुई थी कि ना आपके उसने लूटने के लिए उसको मार दिया। भाई वो लंदन सारा वो क्यों लूटेगा। खैर समहाउ उसको जो है फांसी की सज़ा हो गई।
अंडर 18 को तो फांसी हो ही नहीं सकती भाई। अपील में गए हाई कोर्ट में, तो वहाँ से फांसी जो हो गई वो बदल गई लाइफ सेंटेंस में। फिर वो शरिया कोर्ट में चले गए, लाइफ सेंटेंस को फिर उन्होंने उठा के फांसी कर दी। 1989 से लेके 2006 आप हिसाब लगा लें कितने होता है, 17 साल। लाइफ इम्प्रेसमेंट इतनी साल की होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती। अच्छा, मुझे मैंने कहा यार कि वाकई में तो ये तो डबल चौपटी हो जाएगी तो ना, कि सारी उम्र कैद भी काट ली और फांसी भी होगी उसको। पहला प्रेसिडेंट के पास इसकी जो है ना अपील पड़ी हुई और उसको कुछ अर्से फांसी होने वाली है। टैक्सी ड्राइवर का जो बाप था उससे कांटेक्ट हुआ, उससे रब्ता हुआ, उसने कहा कि जनाब के नहीं, हम तो पठान हैं, हम माया रैयत तो नहीं होती, हम तो खून का बदला खून है, हमें तो फांसी चाहिए, मैं तो माफ़ नहीं कर रहा इसको। यूके वालों ने इधर मुशर्रफ को कॉल करके कहा था कि इसको पार्डन किया जाए, इसको छोड़ा जाए। फिर ये मुशाहिद हुसैन साहब और एक नाम याद नहीं आ रहा, वो बीच में आ गए थे। उन्होंने उसके वालिद साहब को कॉल की और मिले भी जाके, उन्होंने कहा माफ़ी कर दो, माफ़ी तो नहीं। फिर मेरी उन 2 पॉलिटिशियन में से एक पॉलिटिशियन से बात हुई थी, उसने कहा वो बंदा माफ़ तो नहीं कर रहा लेकिन फांसी नहीं होगी इसको, ये आप लिख लो। एक दिन मैं ऑफिस आया तो मुझे पता चला कि बंदा चला गया। बंदा लाहौर कोट लखपत पे था। वो मैंने रैंडमली फ़ोन किया अडियाला जेल में, किसी से मेरी बात हुई, उसने कहा सर आपकी स्टोरी हम पढ़ रहे थे, आप पहले फ़ोन करते हैं, मैं बता रहा वो चला गया सर। वो इस दौरान मैं यूके हाई कमीशन से भी कांटेक्ट में था और उस वक्त जो है ताहिर का भाई अमजद नाम था, वो भी आया हुआ था, उससे भी कांटेक्ट होला। फिर मैंने यूके हाई कमीशन के एक ऑफिशियल को फ़ोन किया, डिप्लोमेट को, उसने कहा कि मैं आपको अश्योर करता हूँ कि उसको जहाज़ में था और उस वक्त जो लंदन की फ़्लाइट थी वो जा चुकी थी। तो फिर वो एक स्टोरी थी ताहिर मिर्ज़ा की। ये अलवी साहब भी थे, एलीट फोर्स के थे, हेड थे ये, क्योंकि अलवी साहब एक बड़े अच्छे अफसर थे और काफ़ी अच्छा अफसर जो होता है ना वो ये होता है, काम वो बड़े बड़े करता है लेकिन वो लो प्रोफाइल में रहता है हमेशा। वो काफ़ी उन्होंने बड़े बड़े ऑपरेशन किए थे, लो प्रोफाइल रहते हुए, तो उनकी जो है चीज़ें निकल जाती हैं उनके खिलाफ, कुछ लोग अगेंस्ट भी हो गए थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही थी जिसकी वजह से बहुत से लोग ख़तरे में आ गए थे। और जो है इन्होंने लेटर भी लिखा था कियानी साहब को इस हवाले से, लेकिन उस वक्त के जो थे आर्मी चीफ उनको, लेकिन कोई जवाब नहीं आया था, तो काफ़ी उस वजह से उनको काफ़ी कंसर्न थे कि अब शायद चीज़ें मज़ीद ख़राब हो सकती हैं। तो जिसके बाद ये जो है इंसिडेंट थे। उस वक्त मिलिटेंट जो है ना वो बड़ा वेपन इस्तेमाल किया करते थे, SMGs वगैरह और ये वो। इनके मर्डर में जो ना पिस्टल वगैरह यूज हुई थी और उस वक्त भी शक हो रहा था कि यार बाकी में ये मिलिटेंट हैं। इस केस के मुल्ज़िमान पकड़े गए थे और बड़ा इंटरेस्टिंग केस था मुल्ज़िमान पकड़े जाने का। कुछ अरसे बाद I8 में एक बिजनेसमैन की किडनैपिंग हुई थी। किसी ने किडनैप होते हुए देख के पुलिस को अलर्ट किया उसने, और जब ये किडनैप करके इनको लेके बेहोश किया था इनको और गाड़ी की डिक्की में रख के लेके जा रहे थे। मोटरवे टोल प्लाजा पे जो कॉरिडोर होता है ना, ई टैग, जहाँ आजकल ई टैग होता है, वहाँ पे टोकन टोल टैक्स दिया जाता। तो वहाँ पे जब कॉरिडोर में पहुँचे ना तो गाड़ी लगा के पुलिस ने कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया था और एक बंदे ने अपना तारुफ सर्विंग मेजर करवाया गाड़ी वाले ने। पुलिस वाले आ गए भाई, उन्होंने कहा नहीं तलाशी लेंगे, गाड़ी की तो कॉल चली हुई है। तलाशी ली तो बंदा उसमें से वो बिजनेसमैन रिकवर हो गया, पुलिस के हवाले कर दिया। वो इंटरोगेट किया तो पता चला उस बंदे ने ये कन्फेस किया ड्यूरिंग इंटरोगेशन के ये अलवी साहब के मर्डर में शामिल था। और फिर बाद में जो इनका हाई प्रोफाइल केस हो गया था बहुत, तो फिर पुलिस ने, अडियाला वालों ने, इस्लामाबाद पुलिस ने कोर्ट को 80 एंटी टेररिज्म कोर्ट में केस चल रहा था, रिक्वेस्ट की थी कि मुल्ज़िम को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में बड़ा रिस्क है, हमला हो सकता है, तो आप उसका जेल ट्रायल करें। आप इसका जो मुल्ज़िमान पकड़े गए थे उन्होंने ये माना था उसका कोई भाई था, वो भी कोई ऑफिशियल था किसी उसका यूनिफॉर्म फोर्स का, मुझे याद नहीं आ रहा किस फोर्स का था। वो निकल के ना किसी उसने मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन कर लिया था और वो एक ऑपरेशन में मारा गया था। तो वो उसका जो था ना वो बदला था। वो ये चीज़ सामने आ रही थी कि
जो अलवी साहब पे जो अटैक जो हुआ था वो ये बाराकों में तंदूर पे हमला हुआ था। वहाँ पे 2 बंदे मरे, 2 बंदों की डेथ। कभी कंफर्मेशन नहीं आई ऑफिशियली। नसीरुद्दीन हक्कानी मारा गया। उस वक्त आईजी साहब थे सिकंदर हयात साहब। 2-3 रोज के बाद आईजी साहब से, सिकंदर हयात साहब से इंडस्ट्रियल एरिया थाने में मुलाकात हुई। मैंने कहा सर वो क्या हुआ वाक़या, क्या हुआ? मैंने कहा सर नसीरुद्दीन हक्कानी को मार दिया। कहते हैं नहीं कहाँ मारा है? मैंने कहा सर वो मरने वाला कौन था? तंदूर वाला था यार। जब वापस आए वहाँ से निकल के कोई तकरीब थी, उसको इन्वेस्टिगेट किया कि क्या आई जी ने ना, तो पता चला कि भाई एक बंदा मरा था, एक ज़ख्मी हुआ था। जो ज़ख्मी हुआ था तंदूर वाला था, वो कल मर गया है। तो आईजीपी ने आज जो कहा है ना वो तंदूर वाला मरा, वो सही कहा है वो, लेकिन एक बंदा खा गया वो बीच में से ना। तो अच्छा, इसी दौरान ना मुझे एक बंदे ने बुलाया, एक अफसर ने, वो भी रिगार्ड किया करते थे हमारी, ऐसी गपशप लगा रहे थे। उन्हें मुझे एक चीज़ निकाल के दी, ये लो। उसमें लिखा हुआ था, एक रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। मैंने पढ़ी नसीरुद्दीन हक्कानी की बाराकों में जो है ना, जिस तरह डेथ हुई ना, इसके ऊपर फला चीज़ें हुई हैं, बड़ा मसला हो गया, काफ़ी चीज़ें लिखी हुई। मैंने कहा सर ये आप क्या दे रहे हो, मुझे पता है क्या दे रहा हूँ। मैंने कहा आप लोगों ने ऑफिशियली मारा है नसीरुद्दीन हक्कानी, जो मारा भी। ओ ये क्या दे दिया, ये नहीं यार, ये खुदा का वास्ता, ये मतलब सर कोई मसला, कोई इशू नहीं है। तो हमने बड़ा एंजॉय किया बातें भी ना इसको। तो मैंने कहा सर अगर आप ले जाते ना बगैर बोले तो आप उछल रहे होते अगले रोज ना। तो वो कभी भी ऑफिशियली नहीं माना गया, लेकिन अनऑफिशियली कंफर्म किया कि वो रिपोर्ट जिसका मैंने आपका जिक्र किया। इस्लामाबाद में एक गांव है डोरे, बिल्कुल एच पे, वहाँ पे मैं आप नहीं जा सकते। हुआ ये कि 2 पुलिस वाले थे, पेट्रोलिंग स्टाफ थे, उन्होंने किसी को इंटरसेप्ट किया, मनशियात फरोश निकले वो लोग, वो भागे, उनको चेस करते हुए डोरे गांव पहुँच गए। ये चेस करते हुए नहीं गए थे, ये अपना हिस्सा लेने के लिए गए थे, और कुछ हिस्से के ऊपर कुछ अमाउंट पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था। वहाँ पे गांव वालों ने उनको घेर लिया और उनको किसी चारदीवारी में घेर लिया उनको, और पत्थर मार के स्टोन टू डेथ। इतनी बेदर्दी बेरहमी से मारा। अफसोस होता है कि किस बेरहमी से। बाद में कुछ बंदे पकड़े गए थे, उनका ट्रायल भी हुआ था, लेकिन गांव अभी भी एग्जिस्ट करता है। मैंने स्टोरी करना शुरू की ना, तो मुझे पता चला कि डोरे गांव गढ़ है मनशियात का, इस्लामाबाद सबसे बड़ा गढ़ है, और आज से नहीं है, ये 18वीं सेंचुरी से, पार्टीशन से पहले से। जो केपी की अफगानिस्तान से नारकोटिक्स चलती है वो यहाँ पे आके रुकती है, पार्टीशन से पहले से, फिर आगे ये पंजाब और आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है। सुकून तो राज नहीं ना। मैं और हमारे फोटोग्राफर चले गए वहाँ पे डोरे गाँव, जान बचा के वापस आती, सच्ची सी बात है। मस्जिद में थोड़ी देर पनाह ली थी, कहते हैं मस्जिद में पनाह मिल जाती है, लेकिन हमें एहसास है कि हमें मस्जिद में पनाह नहीं मिलेगी। मतलब हम जब एंटर हुए ना, तो आंखें और लोग हमें ताक़ुब में थे। ठीक है, मतलब हमें किसी से बात करने की भी हिम्मत नहीं है। तो अब अभी जो पुलिस की जो आजकल कैंपेन चल रही है, नशा अब नहीं, तो पहले इजाज़त थी क्या? हर आईजी ने आके, हर इंटीरियर मिनिस्टर ने आके चूरन बेचा है। इस चूरन का मौजूद एक एसएसपी है जो आजकल डीआईजी लगा है। सही है, तो उसको नहीं पता डोरे गाँव में क्या हो रहा है, या अठाला और बारा गाँव में क्या हो रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं छापे मारते हो आपको पता है जब इस बंदे ने, इस अफसर के जिक्र किया, लास्ट टाइम चूरन बेचा था, उसमें इन लोगों ने जो थे पैडलर्स उठाए थे, उनसे यूज़र्स के नंबर लिए, यूज़र से नंबर, जिसमें ख़वातीन लड़कियाँ यूनिवर्सिटी के लेके नंबर लिए, उनको टेलीफोन किए, और फिर उन्होंने जो मज़मूम मकासद, तो घटियापन था ना, वो मैं जिक्र नहीं कर रहा था कैमरे में कि उन्होंने क्या क्या हासिल किया इसके ऊपर। इस्लामाबाद में ना ऑनर किलिंग्स एक वक्त था बहुत होती थी। इसमें याद पड़ता है कि एक बच्ची थी, मेरे ख्याल टीनेजर ही थी, मेरे ख्याल से 19 से कम की थी, उसके कोई
एरिया में किसी लड़के से दोस्ती वगैरह हो गई, और फिर ये हुआ कि उनके फिजिकल रिलेशन हो गए, तो प्रेग्नेंट हो गई थी बच्ची वो। जब प्रेग्नेंट हुई तो घर वालों को पता चला, वो घर से चले गई, उस लड़के के घर चले गए। तो जो लड़के का बाप था उसने कॉल किया लड़की के घर वालों को, आप उसको ले जाएं, भाई मैं तो नहीं रख सकता इसको, ना मेरा बच्चा इतना, उसका बच्चा इतना बड़ा है कि मैं, वो तो फैमिली नहीं संभाल सकता, वो क्या रखेगा, उन्हें ले जाएं। तो ये, लेकिन लड़की जो अपने बाप के घर नहीं आना चाहती थी, क्योंकि वो एक जिस एरिया से ताल्लुक़ रखते थे वहाँ पे सो कॉल्ड इज़्ज़त का बड़ा मसला होता है, अपने अपने मकासद के लिए इज़्ज़त होती है वरना नहीं होती है। वो फिर अपने किसी अंकल के घर चले गए थी, मटरनल अंकल के घर ना, वालदा की साइड के ना, वहाँ पे जो है खबर चली कि नाम सुसाइड कर ली उसे लटक के ना। तो जो उसकी अंकल की जो वाइफ थी उसने बयान दिया था कि मैंने देखा वो खाना पका रही थी, और जब मैं आगे पीछे से आई हूँ तो देखा तो सुसाइड कर लिया उसने। खैर उसको जो भी इस्लामी तालीमात हैं जनाब के वसूल दे के कफन दफन कर दिया। तो जिसके घर में थी ना, जिसके घर में वाक़या, उसने कहा कि यार आगे कॉम्प्लिकेशन ना, हम पुलिस को बता देते कि सुसाइड कर दी, दफना देंगे और क्या हो। तो पुलिस को इत्तला दे दी उन्होंने आपको। अच्छा, एक होता है लॉ, उसमें जब इस तरह के हादसा तो उस पर रिपोर्ट लिखी जाती है CRPC के तहत, सेक्शन है लॉ की, उसमें पुलिस को इख्तियार में इन्वेस्टिगेट कर सकती है बगैर किसी कंप्लेन के, उसमें कंप्लेन की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने किया काम और वो शुरू की, एविडेंस इकट्ठे करना शुरू किया, तो पता चला कि भाई वो बात आ गई कि जनाब की प्रेग्नेंट थी और ये वो था। उन्हें पुलिस ने कहा कि यार जब ये सुसाइड की थी कपड़े ला के गया था, पहले वो कपड़े सारे धो के साफ़ कर दिए, सारा प्रूफ ख़त्म हो गया उसको। तो वो फिर जो है वो होमोसाइड निकला, कहते तशद्दुद भी हुआ हुआ इसके ऊपर, और जो है वो इस तरह की कुछ चीज़ें आ रही टॉक्सिन में के सुसाइड जो होता है हैंगिंग वाला, उसमें ना 2-3 बड़ी टिपिकल चीज़ें होती हैं कि आपकी जो हड्डी डिसलोकेट हो जाती है, आपका वी निशान बन जाता है फंदे का इस तरह का। तो वो उस पर कुछ इश्यूज थे कि ना भी ये सुसाइड नहीं है इस तरह। तो वो फिर केस चला था, ये ऑनर किलिंग, बाद में ये ऑनर किलिंग है। लेकिन ऑनर किलिंग में यार ये होता है ना मसला, हमारे ऑनर किलिंग में सबसे जो बात होती है ना कि मारने वाला भी तो ख़ानदान का बंदा होता है ना। अब मिली भगत से हुआ है ना, अगर किसी लड़की को उसके भाई ने मार दिया तो बाप माफ़ कर देगा, भाई बनेगा तो भाई माफ़ कर देगा, माँ माफ़ कर देगी। इस्लामाबाद में जो है ना, जो ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि जो बड़े बड़े बिजनेस डेवलपर हैं ये कब्ज़ा करते हैं, और कब्ज़ा करने के लिए बंदे फारग भी करते हैं। 2006, 5 या 7 की बात है, यहाँ पे ये सिहाला की तरफ कोई इंसिडेंट हुआ था। ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश थी 2 बड़े डेवलपर के दरमियान, और उस दौरान जो है ना फायरिंग में एक बंदा मर गया था, सिक्योरिटी गार्ड, एक डेवलपमेंट कंपनी का नाम मुझे याद है आज भी इस तरीके से। जब ये कब्जे की कोशिश तो बंदा हुआ था, तो ये खन्ना की थी। यहाँ पे पुलिस, एक SP साहब उस वक्त के पूरा ATS और रिजर्व लेके बैठे हुए थे कि जब जो डेवलपर को जिनकी हिमायत हासिल है पुलिस की, अगर वो हमें सिग्नल देंगे तो हम उनकी मदद के लिए पहुँचेंगे। वो पहुँचे भी थे बाद में। खैर वो सिक्योरिटी गार्ड मर गया, गरीब बंदा था, कौन पूछने वाला है गरीबों को यहाँ पे। तो उस मर्डर को छुपाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए बड़े एफर्ट्स किए, बॉडी हटा के किसी नाले वगैरह में फेंक दी। उसकी जो वाइफ थी विडो, वो बहुत एक्टिव रही उसमें, वो खटखटाती रही दरवाजे, होते होते वो पीछे सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी हुई थी, की ऑर्डर की थी। अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो शायद एडिशनल सेशन जज थे मजहर, आई थिंक उनका नाम था। उन्होंने इंक्वायरी की थी, और क्या इंक्वायरी की, मज़ा आ गया पढ़ के। मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया कि तुमसे मिलना है। मैंने कहा मिल लेते हैं सर, इतवार का दिन था मेरे ख्याल से। उन्होंने कहा मोबाइल छोड़ो, मेरे घर आ जाओ। मैं गया, उन्होंने कहा ये लो खामोशी से, ये गोल्ड माइन है और जाओ यहाँ से, राब्ता नहीं होगा अगले कुछ हफ्तों तक। मैं चला गया। उसमें उस इंक्वायरी में उसने बताया, साबित किया कि जो 3
बड़े डेवलपर हैं पाकिस्तान के, सब कब्जा माफी। उसने ये साबित किया। उसने बताया कि ये डेवलपर के साथ पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कुछ लोअर जुडिशरी के लोग किस तरह इनके ज़ाती मुलाजमीन बन के काम करते हैं कि इनके कब्जे में इनकी मदद करें। इंक्वायरी रिपोर्ट जो है ना, मैंने आज तक संभाल के रखी हुई है, और वो अक्सर लोग मुझसे मांगते पढ़ने की, अभी भी जिनको नहीं पता। ये मेरी वो स्टोरी जिस पर मैं फ़ख्र कर सकता हूँ कि मैं रिपोर्ट्स पाकिस्तान की जर्नलिज्म कम्युनिटी में वो बन रहा हूँ जिसने बहरिया टाउन के हवाले से पहली मर्तबा खबर की थी। लोगों ने ऐसी खबरों को नेगेटिव का या हमारे ख़िलाफ़ खबरों का जो है ना सो कॉल्ड वो टाइटल दे दिया है। ये फैक्ट्स होती हैं जो आपने दो नंबरियाँ की हुई होती हैं ना, अपने गलत काम किए होते हैं, ये वो हिडन सच होते हैं। ये एक डेवलपर हैं बहरिया टाउन, मलिक रियाज, और इनकी एक अपोनेंट हुआ करते थे मलिक बारी। मलिक रियाज साहब जब यहाँ पर आए थे तो मलिक बारी ने इनको चीज़ें दी थी, और फिर ये टाइकून की तरफ गए, लेकिन बाद में इनका फड्डा हो गया। एसएसपी का डीसी वगैरह का ऑफिस हुआ करता था F7 कचेरी, F8 कचेरी में, आपको याद होगा। किसी इंक्वायरी में बुलाया हुआ था, इनका फड्डा हो गया था। पहले ये शुरू में साथ थे, वहाँ से निकले ना, इनको अपना क्या कहते हैं, इंक्वायरी से बाहर एसएसपी की जो ऑफिस की सीढ़ियाँ थी उसके सामने हल्का सा रोड है, देखो गली है गए, वहाँ पे एक दूसरे फायरिंग कर दी। ताहिर आलम साहब एसपी हुआ कर, एसएसपी ऑपरेशंस हुआ करते सर। वहाँ से निकल के बिल्कुल आगे आके यूँ गली मुड़ के पेट्रोल पंप आता है पीएसओ का, वहाँ पे दूसरी फायरिंग हुई। ताहिर साहब वेपन उठा के, पुलिस गायब, एसएसपी अकेला हुआ या उसका स्टाफ। और उस वक्त एसएसपी ताहिर साहब के पास बड़े जीतार बंदे थे, बड़े जीतार, मैंने खुद देखा उनको, बड़े तगड़े बंदे थे। वेपन ठक ठक लोड करके बाहर आ गए सारे, कौन कर रहा है, भाग गए सारे के सारे। कोर्ट के अंदर जिस तरह के सवालात होते हैं रेप विक्टिम से कि आप उस वक्त क्या पहने हुए थी, कितना पहने हुए थी, उसके बाद क्या हुआ, तो आप जो है वो आधा तो वहीं पे मर जाते हैं। और ये मुख्तारन भाई ने मुझे अपने इंटरव्यू में बताया भी, तो कहती है अभी भी मैं जब जाती हूँ तो मुझे जो नजरें होती हैं वो इस तरह देखती हैं, ताने देती हैं। 2005 की बात बता रहा हूँ मैं। तो कहती है कि जब मैं वापस आती हूँ तो अपने माँ की गोद में बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह अपने आप को कर्ल करके उसमें अपनी पनाह ढूंढती हूँ और आंखें मूंद लेती हूँ। जब मैं इंटरनेशनल एनजीओ के गेस्ट हाउस में था तो रहमान बाबा जो मुझे खाना देता था, उसने कहा कि साहब आप बाहर निकले हो हिंदू चौक पे। मैंने कहा नहीं। कह रहा आप जाओ मिलो, तो बड़ा उनको मसला है। उसने बताया ही नहीं मसला। नवाज शरीफ का किस तरह के शेप बढ़ी हुई है, आंखें सुर्ख हैं। शहबाज शरीफ जो है उनके भी शेप बढ़ी हुई है और उन्होंने नॉन गिल्टी कहा। सिक्योरिटी फोर्सेस का तरह से पैरा था। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को और उनके रुखफा को ये जो कैद थे लेकर आया जा रहा था कि उनके खिलाफ इल्जाम पड़ा जाएगा। पहली जो उनकी बड़ी बेगम शहबाज शरीफ की नुसरत, काफ़ी उनकी हालत गैर हो गई जब सज़ा सुनाई।